योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। इस बार जो यूपी में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, अपनी पार्टी को जरूर सत्ता में लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनसे अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो अखिलेश अगले 20 सालों में भी नहीं कर पाएंगे, ये हम लिख कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सरकार हर वादे पे नाकाम रही है, जो भी वादा किया है उस पे खरी नहीं उतरी है। सिर्फ भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, विकास के नाम पे जीरो है। विकास नाम पे अगर कोई करेगा तो सिर्फ अखिलेश भैया। शिक्षा लेने जा रहा है, अपना कपड़े क्या पहन के जा रहा है वो उसकी मर्जी है। रोजगार तो बिल्कुल दिया नहीं, रोजगार ये दिया कि 5 किलो गेहूं दिए तो 30 बीघा हमारे गेहूं चरा दिए। हिजाब के लिए लड़ रही है, पार्टी के लिए पार्टी बिल्कुल नहीं बोली। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इत्र की नगरी कन्नौज में आपका स्वागत है। ये वही कन्नौज है जो हाल ही में छापेमारी को लेकर सुर्खियों में रही। इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और इसका असर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कन्नौज को समाजवाद का गढ़ भी कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव तक यहां से सांसद रहे। 2017 में भगवा ब्रिगेड ने समाजवाद के इस गढ़ में सेंध लगा दी और 2017 में यहां की 2 सीटें बीजेपी के पास चली गई। इस बार क्या चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर कितना प्रभाव पड़ेगा और इस बार के चुनाव में समाजवाद अपने इस गढ़ को बचा पाएंगे? समाजवादी पार्टी के पास यहां की सीटें आएंगी या बीजेपी एक बार फिर से इस किले को फतेह कर लेगी? आज यहां के लोगों से हम बात करेंगे, घूमेंगे, यहां के लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो हमेशा ही चर्चा में रहा, फिर भला मौजूदा सियासी घमासान में कन्नौज का जिक्र कैसे ना हो। यूपी चुनाव में हिजाब पर सियासी हंगामा जारी है, लेकिन कन्नौज जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वहां क्या बीजेपी इस बार सेंध लगा पाएगी? 2017 से पहले कन्नौज की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली यहां पर हुई उसके बाद यहां की हवा बदल गई। 2 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली। और देखिए, हम जलालाबाद में कन्नौज में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारे लोग गांव के हमारे साथ यहां आ गए हैं और अभी तो हमारा कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ कि हंगामा होने लग गया था। अब एक एक करके हम आप लोगों से बात करेंगे। यहाँ देखिए, ब्राह्मणों की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, ओबीसी वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और भी बाकी वर्ग के लोग हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। इस बार कन्नौज में अगर खासतौर से कन्नौज की 3 सीटों की बात करें तो किसकी हवा लग रही है? भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, आप देख लीजिए ना उठा के। पहले कितनी नौकरियां मिलती थी, अब क्या हो रहा है? पहले कितनी बेटियां सुरक्षित थी, अब कितनी बेटियां सुरक्षित हैं? फर्क साफ है। इस बार कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। यही भारतीय जनता गुंडागर्दी की एक ताजा पहचान ये है कि अभी हाथरस में जो कांड हुआ है उस पे जो ना रात में लड़की जिंदा जलाई गई है। गुंडागर्दी का साक्षात प्रमाण बिल्कुल ताजा करीब है। चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है, चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है। इतने लोग चिल्ला रहे हैं। अगर जलालाबाद में 50-50 हमेशा वोट निकला, आज भी 50-50 निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। जय समाजवाद, जय समाजवाद। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो अखिलेश अगले 20 सालों में भी नहीं कर पाएंगे, ये हम लिख कर देते हैं।
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव में शिक्षा, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आज जो आग जली थी उत्तर प्रदेश सरकार में, आज वो शांत हो गई है। लूटपाट का कोई स्थान नहीं बचा है, इसलिए यह समाजवादियों में बड़बड़ाहट है। पहले हम लूटते थे, अब मुझे लूटने को नहीं मिल रहा है। अब मेरा व्यवसाय बंद हो गया है, हम खनन बंद कर दिए हैं, हमारे थानों में हमारे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। सपा सरकार जब हमारे यहाँ 12 से 17 के बीच चली तो हमारे गांव में रात में 8 बजे के बाद आए गए कई आवाजें आती थी, अब वो सब बंद है। जो निर्दोष है और उसकी मिट्टी रात में जलाई थाने में मार दिया जाता है। मंत्री के सबसे ज्यादा बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, उसमें अभी 2 दिन पहले की बात है कल्याणपुर में। हमें ये लग रहा है कि आज की डिबेट में 10 मिनट के लिए माइक इन समाजवादियों को ही दे देना चाहिए, जिससे शायद ये गुंडागर्दी खत्म कर दें। कि अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव चल रहा है, लेकिन कर्नाटक में एक जो मामला हुआ, हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, उसकी आग धीरे धीरे देश भर में फैल रही है, ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस आग या उस विवाद की जो लहर है वो यहां तक पहुंच गई है? ये आपका अपना पैटर्न है कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन यदि आपकी जो इस्लाम की रीतियां हैं यदि वो विद्यालय तक पहुंचेंगी तो फिर हमारे भी साधु संत जो हैं वो भी नागा हैं, यदि वो भी साथ में बैठेंगे तो फिर कितना उचित रहेगा। एक तरफ हिजाब वाले होंगे, एक तरफ नागा साधु बैठे होंगे, ये सही नहीं है। हिजाब भारत में होना ही नहीं चाहिए। भारत की जो मर्यादा है, वेशभूषा है, उसी पे सबको काम करना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो। लेकिन वो कहते हैं धर्म का मामला। अरे धर्म का मामला अलग से क्यों लागू करोगे? जो देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? देश संविधान से चलेगा। शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलता है, जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर लागू हो गया तो भारत और तालिबान में फिर फर्क क्या रह जाएगा? शरीयत अगर लागू हो जाए तो भारत। ये सिर्फ भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। विकास के नाम पे जीरो है, विकास नाम पे अगर कोई करेगा तो सिर्फ अखिलेश भैया, और इस बार जनता बदलाव करेगी। इस बार हिंदू मुस्लिम कला नहीं चल रही है, इसलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही नारा दे रहे हैं। युवा हो आप सब लोग, मुझे ये बताओ कि किताब स्कूल में जरूरी है कि हिजाब जरूरी है स्कूल में? किताब जरूरी है, लेकिन मुद्दे से भटकाना गलत है। किताब जरूरी है, लेकिन किसी लड़की को रोक के इतने लोग समर्थन करें, ये गलत है। ये गलत है एक लड़की के साथ करना। समाजवादी हैं जो अपनी बहनों के पीछे पोस्टर लगाते हैं, अपनी बहनों के पीछे पोस्टर लगाते हैं, वहाँ से विकास होगा। ऐसे विकास करें तो हिजाब का विरोध करो। कॉलेज का प्रिंसिपल नियम बनाएगा, बल्कि हमारी जनता नहीं। कॉलेज के भारत का संविधान जो है उसके हिसाब से चलना होगा, ना कि कॉलेज के प्रिंसिपल के हिसाब से। भारत के संविधान के हिसाब से चलना होगा, ना कि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के हिसाब से। देखिए ये लोग हिंदूवादी लोग हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भाजपा राष्ट्रवादी राजनीति करती है, देश को ऊपर ले जाने की राजनीति करती है। ये सपा है, ये जातवादी राजनीति करती है, इसलिए लोग राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। ये सपाया हो गया, इनका सपा का सपाया हो गया है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सपाया। फर्क साफ है, हम राम को लाते हैं, ये हज हाउस को लाते हैं, ये कब्रिस्तान को लाते हैं, हम राम को लाते हैं। फर्क साफ है। अखिलेश जी को इससे पहले राम और परशुराम याद नहीं आए थे, अब राम और परशुराम क्यों याद आ रहे हैं? हिजाब पहनना गलत नहीं है, लेकिन वो ड्रेस कोड एक अलग जगह का है, उसको स्कूल और कॉलेज में नहीं पहनेंगे। जिस तरह से हम लोग मंदिर में अपने ड्रेस पहन के जाते हैं हिंदू धर्म के लोग, उस तरह से आप मस्जिद में जाइए, आपका जो पर्सनल प्रोग्राम उसमें जाइए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, किसी और इलाके में आपको लेकर चलेंगे। आप चलिए मेरे साथ। कन्नौज सदर सीट की बात करें तो 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन इत्र लोक में समाजवादी पार्टी के मिथक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने खाकी छोड़कर खादी पहने दलित उम्मीदवार असीम अरुण को उम्मीदवार बनाया है। क्या दलित वोटर के दिल में असीम अरुण जगह बना पाए हैं? कन्नौज का छिबरामऊ विधानसभा, पिछली बार यहां बीजेपी जरूर जीती थी, लेकिन बसपा दूसरे नंबर पर रही थी, और इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। आप लोग क्या दावा कर रहे हैं? इस समय उत्तर प्रदेश में जो माननीय बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो शासनकाल चलाया, उसको आज लोग याद कर रहे हैं। और हमारे छिबरामऊ विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और छिबरामऊ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार सर्व समाज का बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलने जा रहा है। पूरा मुस्लिम समाज इनको 100% वोट करेगा और सब समाज के लोग इनको वोट करने जा रहे हैं। आपने मुस्लिम समाज का जिक्र किया, तो अभी कर्नाटक में जो विवाद हुआ है
उसकी आग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव यहां पर है तो उत्तर प्रदेश तक उसकी आग पहुंच गई है। आप लोगों को लग रहा है कि ये एक मुद्दा है और इस मुद्दे की वजह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, किसी पार्टी या किसी नेता खास के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको जब ये मालूम है कर्नाटका में जो ये हुआ, उसमें आपको ये भी मालूम होगा कि दलित भाइयों ने उसका जवाब भी दिया था वहाँ पर। ये बात आपको मालूम है ना। कोई मुसलमान, कोई भी कौम बटेगी नहीं। इस बार छिबरामऊ विधानसभा में सब समाज के लोग एक साथ मिलके ईमानदारी और लॉ एंड ऑर्डर को वोट करने जा रहे हैं। जी, सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि स्कूल में किताब जरूरी है या हिजाब जरूरी है? आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है और संविधान पे जब देश चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, आपको भी पता है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा हिजाब जरूरी है कि किताब जरूरी है, कल को आप ये कहेंगे रुपट्टा जरूरी है, कपड़े जरूरी है, किताब जरूरी है, उसका आपस में कोई मेलजोल नहीं है। दोनों चीज़ें अपनी जगह जरूरी हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़, अगर कोई जूता पहन के आता तो जूता जरूरी है कि किताब जरूरी है, तो उससे मतलब नहीं। शिक्षा लेने जा रहा है वो उसका शिक्षा लेने जा रहा है, अपना कपड़े क्या पहन के जा रहा है वो उसकी मर्जी है। चलिए, बहुत सारे समर्थक भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्यों आपको लग रहा है कि मायावती जी की सरकार आनी चाहिए? अरे, उनके जो सरकार चलाने का उद्देश्य है वो सबसे अलग है। उनकी सरकार में शिक्षा को देख लीजिए आप, और चीज़ों को देख लीजिए, भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार चलाने का उनका सिस्टम अलग है। क्या युवाओं को लग रहा है कि मायावती जी की सरकार बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए, बननी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? वो सरकार अच्छी तरीके से चलाती है। अच्छी तरीके से चलाते क्या भैया? हाँ भाई, सही बात है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दावा है कि सारे मुसलमान हमारी तरफ हैं। आप यहाँ खड़े हैं, बीएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी, समाजवादी पार्टी को पता लग जाएगा कि मुसलमान बसपा के साथ है कि सपा के साथ है। सूबे के चुनावी माहौल में ओवैसी की मौजूदगी समाजवादी पार्टी के जादू को कम करती नजर आ रही है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की मजबूत दावेदारी भी समाजवादी के किले में सेंध लगाने में कामयाब रही है। कन्नौज समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे, अखिलेश यादव लगातार यहां से सांसद रहे और उनके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव भी यहां से सांसद रही। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया भी यहां से सांसद रहे हैं। तो ये एक ऐसा गढ़ है जहां समाजवादी पार्टी का बिल्कुल बोलबाला माना जाता है। लेकिन 17 में समाजवाद के इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दिया था। अब देखिए, हम उस मोहल्ले में पहुंचे हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और अगर कन्नौज की बात करें तो यहां मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, बड़ी संख्या में वोटर्स यहां मुस्लिम हैं। हम बात करते हैं कि करके। चाचा, इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव में? हमारा ये मुद्दा है, सबसे बड़ा नुकसान तो है ये कि मतलब तालीम बिल्कुल पिट गई। स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, मॉल खोले जा रहे हैं, शराब ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन तालीम पिट रही। सब लोग कुबाड़े बगैर पढ़े लिखे बन रहे हैं और पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहिए और विकास करना चाहिए। सड़कें टूटी पड़ी, इनमें एक छिटांग पर मसाला नहीं डाला गया और रोजगार तो बिल्कुल दिया नहीं। रोजगार ये दिया कि 5 किलो गेहूं दिए तो 30 बीघे हमारे गेहूं चरा दिए। चाचा, एक चीज बताइए, आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, स्कूल बंद है। अब कर्नाटक में स्कूल खुला हुआ था तो एक बच्ची पहुंच गई हिजाब पहनकर, बोली हमको हिजाब पहनकर जाना है, क्या ये ठीक है? हाँ, वो लड़की ये कह रही है कि हिजाब पहन के हम आते हैं, लेकिन अपने जब क्लास में जाते हैं तो हिजाब उतार देते हैं। जब अपने रूम में जाते हैं हिजाब उतारते हैं, जब क्लास में जाते हैं तो जो स्कूल का ड्रेस है उसे पहन के जाते हैं। जाओ, क्या रोक है? अपने कमरे में आप जाकर के हिजाब उतार दें और जब क्लास में जाएं तो जो क्लास का ड्रेस है स्कूल का उसमें जाओ। इसमें क्या हर्ज है? जो काम औरंगजेब ने अपने पिताजी के लिए किया था वही काम सेम माननीय अखिलेश जी ने अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए किया, उन्हें भी किनारे कर दिया है। जब वो अपने पिता के नहीं हो सकते हैं तो आम जनता के कैसे हो सकते हैं? आप लोग अखिलेश का साथ नहीं, बिल्कुल नहीं साथ दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा महाराज जी की सरकार बने हर हालत में। इसलिए कह रहे महाराज जी की सरकार बने, आप कह रहे अखिलेश अब जी महाराज की सरकार दे, जो हाथ पैर किसानों के बचे वो भी टूट जाएंगे। महाराज जी ने जो है प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। बहन हिजाब के लिए लड़ रही है, पार्टी का उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं बोली। तीन ओवैसी का इतिहास आप लोगों को नहीं पता है। तीन ओवैसी बोले, देश का नागरिक है सब तीन ओवैसी। मुस्लिमीन एक आतंकी संगठन।
एआईएम जो है आप कह रहे हैं आतंकी संगठन है? रहा है। अरे राजनीतिक एक आतंकी संगठन है। अगर वो आतंकी संगठन है तो 10,000 बच्चों को शिक्षा देता है हिंदुस्तान में। जो 10,000 बच्चों को शिक्षा देता है क्या वो आतंकी संगठन हो सकता है? जो स्वास्थ्य देता है फ्री में, वहाँ पे अस्पताल चल रहे हैं 10 रुपए में 10 लाख तक का इलाज होता है, क्या वो आतंकी संगठन हो सकता है? बताइए आप। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चली। असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे सपोर्टर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक का मामला है, वो कह रहे हैं कि महाराज जी आएंगे, लेकिन मुसलमान किसके साथ जाना चाहते हैं? ओवैसी के साथ जाना चाहता है। ये न्यूरा किश्ती सपा और बीजेपी की मुसलमान सब समझ गया है, क्योंकि उनके घर के परिवार के लोग बीजेपी में चले गए, उनकी न्यूरा कुश्ती चल रही थी। मुसलमान जान गया है, अब मुसलमान सिर्फ ओवैसी के साथ जाना चाहता है, बाकी किसी के साथ नहीं। क्योंकि ओवैसी साहब ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमारे हिंदुस्तान को दिया है, उनका बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। उस पर अमल ओवैसी साहब सबसे ज्यादा इस वक्त नेताओं में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हक की बात इस वक्त ओवैसी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ जालिम और मजलूमों से है, किसी से नहीं। जी ओवैसी साहब को वोट करेंगे हम। समाजवादी पार्टी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को कट्टे पकड़ाए थे, गुंडा बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी हमें कलम पकड़ाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। हमारे जो नौजवान समाजवादी पार्टी सरकार में कट्टे पकड़ के गोलियां चलाते थे, आज वो कलम उठाने की बात कर रहे हैं, स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। हमें ओवैसी ने जागरूक किया है, ओवैसी साहब ने। अब हमारा वोट किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए नहीं पड़ेगा। अब हमारा वोट अपने लिए पड़ेगा, अपनी शिक्षा के लिए पड़ेगा, अपने रोजगार के लिए पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए पड़ेगा। इस पर चुनाव होगा। कर्नाटक से हिजाब की हवा क्या चली, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सभी दल उस बयार के साथ पहने की फिराक में हैं। लेकिन हिजाब का सियासी हिसाब किसके हक में जाएगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम कन्नौज में हैं और कन्नौज में घूमते घूमते कुछ युवतियां हमें दिखाई दी। क्या नाम है आपका? रहमा, हम देख रहे हैं कि आप लोग हिजाब में घूम रही हैं। ये तो इस्लाम में लड़कियां पहनती हैं, लेकिन अभी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। आप लोग क्या कहेंगे उस कंट्रोवर्सी पर? आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्कूल में हिजाब पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? स्कूल में किताब जरूरी है या हिजाब जरूरी है? दोनों जरूरी है, क्योंकि हिजाब हम लोग में स्कूल में जाएं, आप पहन के उतार दें वहाँ पे क्लास में, अपनी पढ़ाई कीजिए। और इस्लाम में हम लोग क्या है, ये जरूरी लिखा भी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब नहीं है जरूरी है वो, इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूरी है ये। नहीं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, या कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि आपको हिजाब पहनना है। कुरान में तो हिजाब का जिक्र ही नहीं है। तो ये आप है जिक्र है। अच्छा। जी, मतलब है, और ये जरूरी है। इस्लाम में बहुत है पर्दा, हम लोग इतना तब भी करते हैं, और बहुत है। मतलब ये हाथ हम लोग के दिख रहे हैं, ये भी नहीं दिखने चाहिए, बहुत। अच्छा, लेकिन आपका क्या नाम है? अलेना। लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, अगर वो हिजाब पहनेंगी तो आजकल महिलाएं बड़ी बड़ी काम करती हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, तो वो फिर हिजाब में कैसे करेंगी? वो उनकी चॉइस है। कुछ लोग नहीं पहनते हैं, कुछ लोग पहनना चाहते हैं तो वो पहनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर ये सब वैसे तो धर्म के हिसाब से आपके समाज के हिसाब से जो करना चाहिए उसकी आज़ादी है, लेकिन स्कूल जब जा रहे हैं तो वहाँ का यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में हमें जाना चाहिए, उस यूनिफॉर्म में हमें रहना चाहिए, वहाँ की शिक्षा जो है उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग को पहन के जाना चाहिए, वहाँ पे उतार देना चाहिए। फिर हम लोग पहन के जाते हैं स्कूल में और उतार देते हैं क्लास में, पढ़ाई करते हैं। जब छुट्टी हो जाती है, मतलब फिर जो हम लोग पहन लेते, घर पे चले जाते, फिर उतार देते बस। तो देखिए, आज आप लोग हिजाब पहन के स्कूल भी गई, स्कूल से आई भी, लेकिन आपकी जैसी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सड़क पर, देश के अलग अलग राज्यों में सड़क पर बैठी हैं कि हम लोगों को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो ये तो गलत है कि भाई पहन के तो घूम रहे हैं ना, आप लोग जा रहे हैं, कोई रोक रहे हैं आप लोगों को? नहीं। किसी ने रोका? नहीं। किसी ने बोला कि हिजाब मत पहनो? नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है जो लोग, ऐसे लोग जो लड़कियां सड़क पर बैठी हुई हैं, उन लोगों को नहीं बैठना चाहिए, इससे माहौल खराब होगा देश का? जी नहीं, वो स्कूल में मना करा जा रहा है। कुछ लड़के, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो नारे लगा रहे थे उसे देख के, जय श्री राम जय श्री राम। तो उस लड़की ने भी अल्लाह अकबर करा। वो गलत बात थी। जय उसने बताया भी था कि जैसे उसे देखा एकदम नारे लगाने लगे, ये गलत बात थी। हाल ही में कन्नौज जिले का इत्रलोक सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाता के बीच कन्नौज के सियासी बाजार में हिजाब ऊंचे दाम पर बिक रहा है। ऐसे में किसे होगा घाटा और कौन होगा मालामाल, ये तय जनता को करना है। सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में हर चीज में
आप एक महक महसूस करते होंगे, और वो महक जहां से आती है दरअसल उसी को इत्र की नगरी कन्नौज कहते हैं। और देखिए यूं ही नहीं, यहां की महक दूर दूर तक पहुंचती है। दरअसल पारंपरिक जो तौर तरीका है इत्र बनाने का, इस शहर ने उसको सहेज कर संजो कर रखा हुआ है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें इत्र कैसे बनाया जाता है वो आप देख रहे हैं। लेकिन इत्र का जो रिश्ता है वो राजनीति से जुड़ गया है, और राजनीति से कुछ ऐसा जुड़ गया कि बवाल हो गया। अब हम क्योंकि कन्नौज में हैं और राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं जगह जगह घूमकर, तो इत्र के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इत्र और राजनीति अब आपस में जुड़ गया है, इससे आप लोगों को फायदा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, नुकसान ही नुकसान है। और इतना ये बहुत ही छोटी और लघु एवं कुटीर उद्योग की इंडस्ट्री है। ये हम लोग बहुत बेसिक तरीके से काम करते हैं, और उसको इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया गया है पिछले दिनों में कि आपने इसको अपराधीकरण हो गया है जैसे हमारी इंडस्ट्री का। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये ऐसा लगने लगा है कि खरबों के मालिक हैं जितने लोग यहाँ पर, 50,000 के करीब लोग अगर इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अदर इंडस्ट्री हो गया है इस पिछले। तो खरबों के मालिक आप लोग हैं कि नहीं है? सर आप देख सकते हैं, हम लोग किसानों से जुड़ के काम करते हैं। हमारे पास गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग बड़ा यूनियन बना के जब सबको ले करके चलते हैं तब 4 पैसे का मुनाफा ले पाते हैं। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जितना इसको पिछले दिनों पूरे मीडिया से लेकर के पूरे इंडिया में हाईलाइट और बदनाम कर दिया गया, मैं तो ये कहूँगा। तो बदनामी के पीछे तो छापा है, और छापे में अगर इतना पैसा मिला तो बदनामी होगी। लेकिन देखिए अब चुनाव आ रहा है, तो क्या कन्नौज में इत्र और वो जो छापा पड़ा था उसका असर है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जो कन्नौज की बदनामी करी गई है और एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार कन्नौज का नाम लिया गया, उसमें व्यापारी सब परेशान हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बार बार नाम लिया कन्नौज का। जो ये छापा पड़ा है वो सादा वो व्यापारी था, वो अपना केमिकल का काम करता था आतर से, उसका मतलब ही नहीं था। कौन जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए और कन्नौज के लिए? कन्नौज अभी बहुत सुर्खियों में रहा है। देखिए हम आपको बताएं, होता क्या है कि एक सोच का फर्क होता है। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, ना पिछली सरकार को गलत कहेंगे ना इस सरकार को गलत कहेंगे। हर आदमी का अपना अपना सोच है। हमारा जहाँ तक अनुमान है कि ये जो सरकार अभी काम कर रही है, जैसे एक होता साइंटिफिक सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब सिस्टमेटिक चलना और सिस्टमेटिक तरक्की करना, तो ये सरकार कम से कम एक सिस्टम से चल रही है। जो कर्नाटक में हिजाब वाला मुद्दा हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सिस्टम से नहीं चल रही, सारे सिस्टमों को तोड़ रही है। आप कह इसमें ये कि अगर कोई मुस्लिम लड़की है वो मिलिट्री में जा रही है तो क्या हिजाब पहन के जाएगी, या हवाई जहाज चला रही है तो क्या हिजाब से पहन के चलाएगी? कह रहे ना कि हवाई जहाज चलाने से पहले हम हिजाब पहन के जाएंगे, जब हवाई जहाज चलाने लगेंगे तो हिजाब उतार देंगे। ठीक है, आप हिजाब पहन के जाइए, जब स्कूल के अंदर जाइए हिजाब उतार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इत्र की ये नगरी चुनाव में किसके राजनीतिक बगिया को महकाएगी, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।